प्रियंका, तैयारी पूरी? जी बिल्कुल, इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है वो बिरला मंदिर पे है। दरअसल नई दिल्ली का जो काउंटिंग सेंटर है उसके बेहद पास है और यहाँ पर थोड़ी देर बाद बांसुरी स्वराज आने वाली है दर्शनों के लिए। और जिस तरीके से प्रवीण खंडेलवाल भी अभी बता रहे थे, तो तमाम जो लोग कैंडिडेट्स हैं बीजेपी के, उनको उम्मीद है कि सातों की सातों सीटें वो जीतने वाले हैं। हालांकि मनोज तिवारी की जब आपने बात की है, तो मनोज तिवारी से जब कल हमारी बातचीत हुई थी, तो कन्हैया के नाम को प्रपोज नहीं किया गया था। तब तक उनका दावा था कि 5 लाख वोटों से वो जीतेंगे। कल उन्होंने इस बात को कहा कि मार्जिन जरूर कम हो सकता है, लेकिन जीत सातों की सातों सीटों पर बीजेपी कैंडिडेट्स की होने वाली है। सुबह सुबह बीजेपी के तमाम नई दिल्ली सीट पे इंतजार कर रही हैं। यहाँ पर बांसुरी स्वराज आएंगी, उनके सामने सोमनाथ भारती हैं, वो कहाँ हैं? क्योंकि उन्होंने कहा है कि अगर वो नहीं जीते और मतलब इंडिया गठबंधन बार-बार मुंडवा लेंगे, वो सर मुंडवा लेंगे अपना, वो हैं कहाँ? जी जानकारी तो ये भी थी कि सोमनाथ भारती सुबह 5:15 बजे ही हनुमान मंदिर में दर्शन करके फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो माना जा रहा है कि सोमनाथ भारती भी भगवान का आशीर्वाद ले चुके हैं। अब बांसुरी स्वराज यहाँ लक्ष्मी नारायण मंदिर में आने वाली हैं। उनकी जिस दिन उनका इलेक्शन था उस दिन भी वो झंडेवालान मंदिर में थी, और आज जब रिजल्ट का दिन है तो आज फिर मंदिर से शुरुआत करेंगी। और यही बिल्कुल 500 मीटर की दूरी में ही काउंटिंग सेंटर है, जहाँ पर उसके बाद वो जाएंगी। जाहिर तौर पर अगर किशोर दिल्ली की अगर बात की जाए, तो भले ही एग्जिट पोल में क्लीन स्वीप मिलती हुई नहीं दिख रही है, लेकिन अध्यक्ष से लेकर तमाम कैंडिडेट्स को पूरा विश्वास है कि दिल्ली हैट्रिक बनाने वाली है। सातों की सातों सीटें दिल्ली लेके आने वाली है। बीजेपी को उम्मीद है, कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी को भी बड़ी उम्मीद है दिल्ली से। लेकिन जनता किससे उम्मीद लगा के बैठी है? जनता को क्या उम्मीद है? जनता ने इस बार किसके लिए वोट करा है? जनता को उम्मीद क्या मोदी से है या राहुल गांधी से है? लेकिन आसार ऐसे दिख रहे हैं कि आ तो मोदी ही रहे हैं। सीट का नंबर क्या होगा वो ऊपर नीचे देखने होगा। सीट का नंबर और मार्जिन, जैसे मनोज तिवारी ने कहा कि मार्जिन शायद कम हो सकता है, लेकिन सीट आएगी। क्योंकि आप याद रखिए, वोटिंग परसेंटेज किशोर इस बार कम रहा है और कई सीट्स पे हम देखेंगे जो पिछली बार 3 लाख से भारतीय जनता पार्टी सीट जीती, 3 लाख 5 लाख बहुत बड़े मार्जिन से जीती। तो वो मार्जिन वहां पर क्या हुआ? वहां पर हमने देखा कि वहां पर नंबर कम होगा। मेरी गृह मंत्री अमित शाह से बात हो रही थी ऑन एयर, मतलब इंटरव्यू के दौरान ही उन्होंने बोला कि जब मेरा चुनाव पैक हुआ तब मैंने समझा कि आखिरकार वोटिंग परसेंटेज कम क्यों हो रहा है। वो कह रहे हैं विपक्ष का वोटर नहीं निकल के आया, कांग्रेस के वोटर में उत्साह नहीं है, इस वजह से वोटिंग परसेंटेज कम है, विपक्ष के वोटर में उत्साह नहीं है। ये उनका आकलन था, लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि इस बार वोटिंग परसेंटेज कम रहना गर्मी भी बहुत बड़ा कारण है। चुनाव आयोग ने अगर वोटिंग परसेंटेज इस वजह से कम हुआ है कि विपक्ष का वोटर नहीं निकला, तो फिर तो मार्जिन बढ़ना चाहिए बजाय घटने के। यस, उधर आप तस्वीरें देख रहे हैं प्रवीण खंडेलवाल की। प्रवीण खंडेलवाल व्यापारियों के नेता के रूप में मशहूर थे। इस बार बीजेपी ने चांदनी चौक के मशहूर मंदिर में, गौरी शंकर मंदिर में, जी हाँ, गौरी शंकर मंदिर में इस वक्त मौजूद हैं। चांदनी चौक से इस बार वो उम्मीदवार हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह उनको टिकट दिया गया। पिछली बार डॉक्टर हर्षवर्धन यहाँ से सांसद थे, वहां से प्रवीण खंडेलवाल को टिकट दिया गया। इस वक्त चांदनी चौक के गौरी शंकर मंदिर में मौजूद। उनके सामने है मुकाबले में कांग्रेस के, ये सीट कांग्रेस को गई गठबंधन में। गठबंधन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो हुआ उसमें चांदनी चौक की सीट कांग्रेस के खाते में गई और कांग्रेस ने वहां के पूर्व सांसद, जो कई बार वहां से सांसद रह चुके, जयप्रकाश अग्रवाल को टिकट दी। तो जो एक कांटे की टक्कर दिल्ली में बताई जा रही है, जब एग्जिट पोल कहते हैं कि 0 से 1 सीट आ सकती है कांग्रेस की दिल्ली में, वो चांदनी चौक की सीट को ही के तरफ ही संकेत दे रहे हैं। हालांकि प्रवीण खंडेलवाल का कहना कि उनको जमीन पर कोई फाइट नहीं दिख रही है। उनको दिख रहा है कि सातों की सातों सीटें दिल्ली में जीत रही है बीजेपी और उसमें उनकी अपनी सीट भी शामिल है। नीरज मौजूद है, इलेक्शन कमीशन। नीरज, वहां क्या तैयारी? किशोर, देखिए, चुनाव आयोग के तमाम अधिकारी तो संपर्क में रहेंगे तमाम काउंटिंग सेंटर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, लेकिन चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर है। अब से पहले क्या हुआ है, किस तरह से विपक्ष के नेताओं और सत्ता पक्ष ने चुनाव आयोग के सामने अपनी बात रखी, लेकिन ये स्क्रीन दिखाते, ये परमानेंट स्क्रीन है चुनाव आयोग के बाहर और इसी पे तमाम नतीजे आपको थोड़ी देर के बाद देखने को मिलेंगे। अभी अरुणाचल और सिक्किम के नतीजे आए थे, वो इसी एलईडी स्क्रीन पे हमारे कैमरा पर्सन राकेश नेगी आपको दिखा रहे हैं। दोनों तरफ आपको नतीजे देखने को मिलेंगे। 543 लोकसभा सीट और 2 राज्यों की विधानसभा सीटों के नतीजे यहाँ 8 बजे के बाद देखने को मिलने लगेंगे। ट्रेन आने की शुरुआत 8:30 बजे से होगी, लेकिन 8 बजे से ही ये ओपन कर दिया जाए। जी, पोस्टल बैलेट की काउंटिंग सबसे पहले होगी जैसा बताया जा रहा है
और उसके बाद फिर ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी और कौन जीत कर आएगा वहां से पता लगेगा। लेकिन अगर हम हिमाचल चले तो वहां पर 6 विधानसभा सीटों के भी चुनाव हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। वहां भी सरकार, अगर ओडिशा और उसके साथ ओडिशा के अंदर और आंध्र के अंदर अगर सरकार का चुनाव है तो हिमाचल में भी सरकार का चुनाव है। अगर वो 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो कांग्रेस को कठिनाई होगी, 5 भी जीतती है तो कांग्रेस को बहुत कठिनाई हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कांग्रेस अगर अपनी सीटें रिटेन रखती है तो सुक्खू सरकार चलती रहेगी, यानी सुक्खू की सरकार सुख से चलती रहेगी, नहीं तो दिक्कत है। वहां पर मंडी सीट बहुत इंपॉर्टेंट है, कंगना रनौत वहां से लड़ रही है, हमीरपुर से अनुराग ठाकुर लड़ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। ये दोनों सीटें और कांटे की टक्कर शिमला में बताई जा रही है। शिमला में बताई जा रही है। हिमाचल के अंदर पिछली बार 4 में से 3 आई थी भारतीय जनता पार्टी की, मंडी की सीट बीजेपी हार गई थी, लेकिन इस बार बताया जा रहा है कि मंडी के अंदर बीजेपी सीट को जीत सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन सही कहा कि शिमला के अंदर एक कांटे की टक्कर है, लेकिन कई बार हमने ऐसा देखा है कि जो पार्टी जीतती है तो वो फिर मार्जिन वाली सीटें लेके चली जाती है, क्लोज मार्जिन वाली सीटें वो लेके चली जाती है। ऐसा हमने विधानसभा चुनावों में देखा है, लोकसभा चुनावों में देखा है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंसी टू कॉन्स्टिट्यूएंसी जुड़ी होती है तो कैस्केडिंग इफेक्ट जो होता है उसका लाभ मिलता है जो पार्टी जीत रही होती है। यानी अगर बीजेपी जीत रही होगी तो उसको लाभ मिलेगा। अब आप देखिए कर्नाटक के अंदर ही कांग्रेस चुनाव जीती तो क्लोज कंटेस्ट की सीटें अधिक तक जीत गई कांग्रेस पार्टी। अगर बीजेपी गुजरात में चुनाव जीती तो क्लोज कंटेस्ट की सीटें 14 से 15 बीजेपी निकाल के ले गई। ऐसा हमने कई बार देखा है, उत्तर प्रदेश में हमने ये ऐसा देखा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि इस चुनाव के अंदर 2 राज्य बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। महाराष्ट्र तो इंपॉर्टेंट है, बिहार इंपॉर्टेंट है, ओडिशा तेलंगाना इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि वहां पर, और आंध्रा इंपॉर्टेंट होगा तीसरा राज्य, क्योंकि वहां पर जो एक बदलाव अगर हमें देखने को मिलेगा वो बहुत बड़ा बदलाव होगा। और मुझे लगता है वो देश अलायंसेस देखने होंगे कि बीजेपी ने जो अलायंस किया टीडीपी और जनसेना पार्टी के साथ, वो अलायंस कितना कारगर साबित हुआ। तमिलनाडु में भी देखना होगा, हालांकि बीजेपी को बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन तमिलनाडु, लेकिन पीएम के साथ अलायंस है, 1 आएगी 2 आएगी, अन्नामलाई अपनी सीट जीत पा रहे हैं नहीं जीत पा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत पॉलिटिकली इन्वेस्ट करा है तमिलनाडु। और केरल जो है, केरल में उम्मीद नहीं है बीजेपी को ज्यादा, लेकिन क्योंकि लेफ्ट और यूडीएफ अलग अलग लड़े तो वहां पर बीजेपी के लिए रास्ते खुल सकते हैं त्रिकोणीय लड़ाई में, खासकर जैसे त्रिशूर की सीट है जहां सुरेश गोपी लड़ रहे हैं, या जहां पर शशि थरूर है, शशि थरूर के सामने राजीव चंद्रशेखर है, तो वो सीटें दोनों हेवीवेट कैंडिडेट्स हैं। जी हाँ, तिरुवनंतपुरम और त्रिशूर, ये 2 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी को ये दोनों सीटों की उम्मीद है, बीजेपी को उम्मीद है केरल में भी जी। और वायनाड से खुद राहुल गांधी लड़ रहे हैं, तो केरल कांग्रेस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस का पिछली बार नंबर केरल से निकल के आया था, लेकिन इस बार केरल में क्या वो नंबर आता हुआ दिखता है, लेकिन कांग्रेस के लिए इंपॉर्टेंट होगा कांग्रेस क्या 100 को टच कर पाएगी, 80 को टच कर पाएगी, या फिर 50 के आसपास रहेगी, ये देखने की बात होगी। 50 के आसपास में भी ये देखना है कि अगर 50 के आसपास का मामला रहता है तो फिर ये देखना है कि विपक्ष का नेता बनने लायक सीटें आते हैं कि नहीं आती, यानी 10% अगर आपके पास सीटें होती हैं तब आपको नेता विपक्ष का दर्जा मिलता है, यानी कि 55 सीटें चाहिए, 543 टोटल है, याद रखिए। और ये आखिरी चुनाव है जिसमें 543 सीटें हैं, अब सीटें बढ़ जाएंगी इसके बाद 2029 से आपको 543 सीटें नहीं देखने को मिलेंगी, ये ज्यादा सीटें होंगी, 800 से ज्यादा लोकसभा सीटें होंगी हमारी जनसंख्या के अनुसार, हमारी पॉपुलेशन के अनुसार, और भारतीय संविधान के हिसाब से ये सीटें बढ़ानी पड़ेगी, इसलिए परिसीमन होगा। यानी ये आखिरी चुनाव है जिसमें 543 सीटें होंगी, उसके बाद 800 सीटें ही होंगी। विधानसभा में भी सीटें बढ़ेंगी, तो लोकसभा में अगली बार 400 पार कहने से भी काम नहीं चलने वाला। अगली बार तो मुझे लगता है बीजेपी को या कांग्रेस को जो भी नारा देगा तो उस पर बड़ा नंबर देना पड़ेगा। लेकिन ये बूंदी के लड्डू किस ऑफिस के हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूं, ये बीजेपी के हैं या कांग्रेस के हैं? ये बूंदी के लड्डू लगता है ये भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे। बूंदी के लड्डू तैयार हैं, कह रहे हैं कि 100 किलो से ज्यादा बूंदी के लड्डू बनाए जा रहे हैं। रोड शो प्रधानमंत्री नहीं करेंगे, किसी को असुविधा ना हो, जो पहले रोड शो की प्लानिंग थी। लेकिन ये चुनाव बड़ा है, 2024 का ये चुनाव बड़ा है, लोकसभा का चुनाव है। और क्या तीसरी टर्म नरेंद्र मोदी को मिलने जा रही है? क्या पंडित नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे? क्योंकि तब मायने अलग थे, आज मायने अलग हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। क्या इतिहास रच देंगे आज नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी? 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार फुल मेजॉरिटी सरकार यानी पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई और गार्जियन अखबार में लंदन के
यूनाइटेड किंगडम के गार्जियन अखबार में खबर आई कि भारत को रियल टर्म में फ्रीडम आज मिली है। 2019 में एक बार फिर नरेंद्र मोदी वापस लौट के आते हैं और 303 सीटों के साथ इतिहास बनाते हैं। क्या 2024 में नरेंद्र मोदी इतिहास बनाएंगे? भारतीय जनता पार्टी इतिहास बनाएगी? यह देखने वाली बात होगी। और कांग्रेस का क्या होगा, यह देखने वाली बात होगी। इसके बाद इन नतीजों के बाद विपक्ष का क्या होता है? पहले तो बात तो ये जो ये गठबंधन बना है इसका क्या होता है, फिर कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या होता है, क्योंकि जैसे महाराष्ट्र में तो पार्टियां ही टूट गई। महाराष्ट्र में इस वक्त मुंबई में मौजूद हैं दिवाकर हमारे साथ। जी दिवाकर, आप कहां पर हैं? किशोर, मैं महाराष्ट्र बीजेपी के दफ्तर के बाहर मौजूद हूं और यहां पर देखिए जो कॉन्फिडेंस है बीजेपी का वो साफ तौर पर नजर भी आ रहा है। जीत का पूरे दफ्तर को सजा दिया गया है। दरअसल आप देखिए कि रात से ही ये सजावट शुरू हो गई थी। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी बीजेपी ने, जहां पर स्थिति काफी टफ है, जो राजनीतिक परिस्थिति है काफी टफ है इस बार मानी जा रही है, क्योंकि जो ये नतीजे होंगे वो जो है कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के लिए सेमीफाइनल होंगे, क्योंकि इसके बाद महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव होना है। तो ऐसे में जो बीजेपी का दावा है 45+ का, वो कितना कारगर साबित होता, क्या उतनी सीटें बीजेपी महाराष्ट्र में ले आ पाती है या नहीं ले आ पाती है। लेकिन दूसरी तरफ जो इंडी गठबंधन है, जो महाविकास आघाड़ी गठबंधन है, वो भी दावा कर रहा है कि 30 से 32 सीटें जो है वो महाराष्ट्र में लेके आ रही हैं। लेकिन महाराष्ट्र की जो परिस्थिति है, बहुत कुछ जो है महाराष्ट्र की राजनीति आज नतीजे तय करेंगे। नतीजे किस तरह के आते हैं ये देखना काफी अहम है। लेकिन जो तैयारियां हैं बीजेपी की तरफ से, मैं आपको तस्वीरें फिर से दिखाऊं तो पूरे परिसर में, जो बीजेपी दफ्तर का परिसर है, वहां पे तैयारियां जबरदस्त तरीके से की जा रही हैं। दफ्तर को सजा दिया गया है। सेलिब्रेशन की तैयारी आप देखिए कि यहाँ तैयारी मुंबई में भी है, तैयारी जयपुर में भी है, तैयारी भोपाल में भी है, तैयारी उड़ीसा में भी है, तैयारी तेलंगाना में भी है, तमिलनाडु में भी है, पुदुचेरी में भी है, बंगाल में भी है, बिहार में भी है और न्यूज़ 18 इंडिया पर भी है। हर जगह, हर काउंटिंग सेंटर से सीधे आंकड़े आपके पास आ रहे हैं। ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं, ये इस तरीके से चलती रहेगी। ऊपर की पट्टी में 543 सीटों में क्या हो रहा है, एनडीए को कितनी जा रही हैं और इंडिया गठबंधन को कितनी जा रही हैं और अन्य को कितनी जा रही हैं। 272 का बहुमत का आंकड़ा है, याद रखिए। 200 बहुमत जो टच करेगा, 272 का बहुमत जो टच करेगा वो सरकार बनाएगा। तीसरी बार बीजेपी को, एनडीए को सरकार बनाने के लिए ऊपर का आंकड़ा जो एक दिख रहा है वो 272 तक ले जाना है। एक इसलिए दिख रहा है, काउंटिंग तो अब से लेकर सवा घंटे बाद, लगभग सवा घंटे बाद शुरू होगी, 8 बजे शुरू होगी। लेकिन एक आपको इसलिए स्क्रीन पर दिख रहा है क्योंकि एक सीट का रिजल्ट आ चुका है। वो सीट का रिजल्ट इसलिए आ चुका है, सूरत सीट का, क्योंकि वहां पर बीजेपी के सामने कोई नहीं था, अकेले बीजेपी थी। बीजेपी सीट वो जीत चुकी है। और इंदौर के अंदर भी कांग्रेस के कैंडिडेट का पर्चा खारिज हो गया है और जिसके बाद वहां पर अगर नोटा के वोट पड़ते हैं तो नोटा और बीजेपी, लेकिन दूसरे कुछ कैंडिडेट जरूर थे, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, लेकिन ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हुआ। मुझे लगता है सबसे पहले अगर रिजल्ट आएगा तो उसी सीट का रिजल्ट आना चाहिए, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन तमिलनाडु की 39 सीट्स में क्या होगा, एनडीए का क्या होगा, इंडिया का क्या होगा? इंडिया वहां पे बहुत मजबूत है। डीएमके और कांग्रेस का जो कॉम्बिनेशन है वो फेविकोल का गठबंधन है सीटों के लिहाज से, क्योंकि वो सीटें अट्रैक्ट करेगा। लेकिन एआईएडीएमके बीजेपी के साथ अलग लड़ रही है, हालांकि वो एनडीए की पार्टनर रही, लेकिन आखिर में अलग हो गए। इंपॉर्टेंट होगा वहां पर क्या होता है। पंजाब में क्या होगा, 13 सीटें हैं वहां पर। अकाली दल और बीजेपी पहली बार वहां पर चुनाव इकट्ठा नहीं लड़ रहे हैं लोकसभा का। और मुझे लगता है बड़े बादल साहब यानी प्रकाश सिंह बादल साहब के जाने के बाद ये पहला चुनाव है लोकसभा का, बहुत महत्वपूर्ण होगा कि क्या सुखबीर सिंह बादल अपना गढ़ जो है वो बचा पाते हैं। जहां अकाली दल में प्रकाश सिंह बादल नहीं है, कांग्रेस में कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं है, वो बीजेपी में जा चुके हैं और हालांकि उनकी तबीयत की वजह से वो बीजेपी के लिए भी ज्यादा कैंपेन नहीं कर पाए थे। आपने नाश्ते की बात की थी, उधर अरुण सिंह बुला रहे हैं हमें, क्योंकि वहां शायद नाश्ता बन रहा है कांग्रेस दफ्तर में। क्या बन रहा है साहब? देखिए किशोर, तेल गरम अभी हो रहा है। अभी तो भटूरे छने नहीं है, लेकिन तेल गरम हो रहा है, यहाँ पर घी गरम हो रहा है। और जो एक बार बार आप मॉक पोलिंग दिखाने को कहते थे हमको कि मॉक पोलिंग दिखाओ, कैसे ईवीएम में जो मतगणना के जो अभिकर्ता हैं, जो उनके एजेंट हैं, वो कैसे देख रहे हैं कि मशीन सही है कि नहीं। यहाँ पर देखिए मॉक भटूरा बना हुआ है। एक भटूरा तैयार हो रहा था, तेल गरम नहीं था, इसलिए वो देखिए पक नहीं पाया पूरी तरीके से। तो अब देखना पड़ेगा जो कांग्रेस का भटूरा नहीं पक रहा है, अभी तैयारी चल रही है। अरुण कांग्रेस का भटूरा अभी पक नहीं रहा है, वहां पर तैयारी चल रही है। अभी तेल गरम नहीं है उधर कांग्रेस दफ्तर वहां बीजेपी दफ्तर में बूंदी भी तैयार हो चुकी है। हमने देखा 100 किलो से ज्यादा बूंदी तैयार है। सो अरुण, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? किशोर,
किशोर शुरू हो गया, अब तेल गर्म हो गया है। कांग्रेस की उम्मीदें भी कुछ इसी तरह से हैं कि धीरे धीरे शुरुआत की थी 2024 के लोकसभा चुनाव की, और पहले चरण के बाद उनकी उम्मीदें परवान चढ़ना शुरू हो गई और अब 295 का आंकड़ा है, तो तैयारी शुरू हो गई। भटूरे भी यहाँ पर फूलने शुरू हो गए। इसका मतलब चलिए आप भटूरे और छोले खाइए, हम चलते हैं पंकज भार्गव के पास, जिनके पास तैयारी पूरी है। वहां पर कुछ तैयार अब कर